Hello everyone, welcome to my channel. Today we are start new series on 11th class with its first chapter, some basic concepts of chemistry. So beta, chemistry is a very important. So what is chemistry? Let's discuss. Chemistry. Beta, chemistry is a branch of a science which deals with matter, its composition, properties and behavior. सो बेटा हम एवरीडे लाइफ में नोटिस करते हैं केमिस्ट्री हर जगह है. एवरीथिंग अराउंड अस इज आल्सो रिलेटेड टू द केमिस्ट्री. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर the fertilizer we are using for in a crop is also come from chemistry. And healthcare जिसमें हम मेडिसिन ड्रग्स का यूज करते हैं टू बिकम फिट अगेन, है ना, तो ये भी हमारे केमिस्ट्री से ही हमें मिल रही है. देन ट्रांसपोर्टेशन हमें ट्रेवल करने के लिए फ्यूल या पेट्रोलियम की रिक्वायरमेंट होती है नहीं होती, तो ये भी हमें केमिस्ट्री से मिल रही है. राइट नाउ computers, these are phones we are using, the phones we are using, computers, these all are the gifts from chemistry. silicon metal की हेल्प से हमने चिप्स क्रिएट किया, दो भी तो हम मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स को एक्सेस कर पाते हैं, है ना, तो इट इज केमिस्ट्री का ही पार्ट तो हुआ. राइट स्पेस, क्या ओनली हम फ्यूल्स और पेट्रोलियम्स की हेल्प से ही स्पेस में ट्रैवल कर पाते? नहीं ना, इट रिक्वायर्ड एक्सेसिव एनर्जी, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है जो कि हमें न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलती है. राइट तो स्पेस में भी बहुत यूज होती है केमिस्ट्री. एंड स्पेस में जो भी हम सर्वाइवल किट्स लेके जाते हैं वो हमें सर्वाइव करने में हेल्प करती है स्पेस में, वो भी केमिस्ट्री बेस्ड है. सो इट ऑल्सो इट प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ. नाउ शेल्टर, भाई जिसमें हम रह रहे हैं वो ब्रिक्स ये सब मटेरियल से मिलकर बनी है. वो मटेरियल कहाँ से मिला? मैटर, केमिस्ट्री से. सो लाइफ को सस्टेन बनाया है केमिस्ट्री ने. सो इन आवर एवरीडे लाइफ we deals with chemistry, means directly we deals with matter. चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. बेटा केमिस्ट्री मैटर के बारे में बताता है. सो मैटर है क्या है भी मैटर? यस, एवरीथिंग अराउंड अस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर नोन एज मैटर. ये सिंपल डेफिनेशन हमने 9th में भी पढ़ी थी और अभी भी पढ़ रहे हैं. यस बेटा, मैटर वही होता है हमारे आसपास की चीजें जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं और हैविंग मास. राइट मैटर्स को क्लासीफाई करते हैं हम टू बेसिस पे, फिजिकल एंड केमिकल. मैटर का टू क्लासिफिकेशन होते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन से आपको साफ साफ पता ही लग रहा है भाई, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल अपीयरेंस पे वो मैटर कैसा बिहेव करता है, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम मैटर को डिवाइड करते हैं बेटा 5 कैटेगरीज में. दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बेटा ये मैटर की 5 प्रॉपर्टीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की बात करते हैं. सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड. बट डिफरेंस क्या है? ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं कंटिन्यूअसली डिफरेंट डायरेक्शंस में, है ना. एक पार्टिकल दूसरे से बहुत डिफरेंटली बिहेव कर रहा है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है. एंड इन लिक्विड दे आर लूजली पैक्ड एंड दे आर आल्सो मूविंग इन वेरी डिफरेंट डायरेक्शन. राइट so these are loosely packed as compared to solids. in gas there are बहुत कम फोर्स इन पे लगता है और ये बहुत फ्रीली रेंडमली मूव करते हैं as compared to liquids, और बहुत रेंडमली हाई एनर्जी पे मूव करते हैं. राइट ऐसी प्लाज्मा में these particles are super excited, that much excited that after achieving the ionic form they transfer itself into a new form that glows. These ions are achieved that highest excited point that they start to glow, like example in sun. लाइक एग्जाम्पल हीलियम 2 पॉजिटिव आयन वो हाईएस्ट स्टेट में जाके ग्लो करता है, उसी स्टेट को प्लाज्मा बोलते हैं. अब बोसोन आर दी दैट मच कंडेंस्ड पार्टिकल, इस सॉलिड से भी ज्यादा कंडेंस्ड पार्टिकल होते हैं, नेग्लिजिबल अमाउंट इनमें स्पेस होता है, जैसे सॉलिड में वेरी लेस अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ऐसी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में बेटा बहुत ही कम स्पेस होता है. और वन मोर थिंग, देयर पार्टिकल्स आर कंडेंस्ड बट vibrating in same direction. If they are vibrating to and fro, they all are moving to and fro, and complete matter behave like as a particles. So that much condensed form of matter it is. So these are 5 forms of the matter on the basis of physical classification, and there are these 3 states are interconvertible. आपने 9th में पढ़ा था ना, इसको मैंने बहुत अच्छे से बेटा डिस्कस किया है 9th क्लास केमिस्ट्री में, आप वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं. हम आगे बढ़ते हैं. So these are interconvertible: solid,
लिक्विड में चेंज हो सकते हैं, लिक्विड्स गैसेस में चेंज हो सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर देंगे, वैसी गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती हैं एंड लिक्विड अगेन सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। Okay, temperature and pressure. Plasma forms can be achieved by supplying more energy, so that the ions can achieve the highest excited state, so that they can glow. And Bose-Einstein condensate achieve at the very very low, extremely low temperature, at most absolutely zero temperature. Absolute zero temperature क्या होता है? Absolute zero Kelvin को ही हम absolute zero बोलते हैं. So absolute zero temperature पे these particle behave similar to each other, so that the matter can behave as a single particle. So let's move further. Chemical classification. Chemical classification can be divided into beta two parts. First, कोई भी केमिकल या तो वो प्योर हो सकता है या फिर वो मिक्सर हो सकता है. अगर हमारे एनवायरमेंट में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है तो आप मुझे बताइए, या तो वो एकदम प्योर स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं या तो वो एक इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं जिसको मिक्सर बोल सकते हैं, राइट? सो दीज आर ऑफ टू टाइप, प्योर एंड मिक्सचर्स. बेटा देयर आर two categories of pure substance. First is element. Element can be divided. बेटा element क्या होता है? किसी भी मैटर की एक वो सबसे छोटी टाइनी पार्टिकल, वो सबसे छोटा टाइनी पार्टिकल जो कंप्लीट मैटर की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करता है, उस पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स. किसी भी मैटर का पार्टिकल, सबसे टाइनी पार्टिकल जो उस मैटर की सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है, वो होता है हमारा एलिमेंट. इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, दैट इज एलिमेंट. सो बेटा एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. सो बेटा मेटल्स आर द substance that possess the properties like sonorous, malleable, ductility, and they are hard in nature. So opposite of these, it is a non-metal. That means they are non-sonorous, non-ductile, non-malleable, and not too hard. They are soft substances. Like, and the properties that attain both of metal and non-metal are known as metalloids. They all metal, non-metal, and metalloids for our periodic table. We have total 118 elements right now. Still, we are working on it and discovering more and more. Now, molecule and compounds. बेटा molecule and compounds में simple difference क्या है? Molecules are the substance in which we combine two or more than two elements together by their fixed masses. By the ratio of their fixed masses is known as molecule. For example, देखिए हाइड्रोजन एटम, अगर हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करेगा तो हमारे पास H2 बन जाएगी, राइट? इधर क्या करा है हमने? एटम्स तो कंबाइन किए लेकिन सिमिलर एटम्स कंबाइन किए, है ना? ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो O2 गैस बन जाएगी. सो इट इज नोन एज molecule of hydrogen, it is known as molecule of oxygen. So when the similar elements they combine are known as molecule of that substance. अब बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या किया? यहाँ similar elements लिए, right? Compounds में क्या होगा? We can take different elements which combine together. Two or more than two elements combined together are form compounds. For example, carbon अगर molecule of oxygen से react करता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड मिलता है. Now अगर नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है तो हमें अमोनिया का कंपाउंड मिलता है. तो दीज आर नोन एज कंपाउंड्स. सो इट्स ऑल क्लियर व्हाट आर मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट आर कंपाउंड्स. नाउ बेटा दीज आर प्योर, these are the pure forms of matter. Why pure, man? There is a carbon, there is oxygen. How you can say it pure? बेटा pure ऐसे है, कार्बन डाइऑक्साइड में ओनली कार्बन डाइऑक्साइड के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. जितने भी इसमें पार्टिकल्स होंगे, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये सब CO2 के पार्टिकल्स होंगे और सिमिलर पार्टिकल्स फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है. दैट्स व्हाई दे आर प्योर. अगर आप किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ही बात करोगे, बस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ओनली कार्बन डाइऑक्साइड के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. जब आप सिमिलर बात करते हो तो आप मॉलिक्यूल्स बोलते हो. जब आप टू डिफरेंट थिंग्स को कंबाइन करते हो और कुछ फॉर्म करते हो तो वो कंपाउंड बन जाता है. अभी यहाँ पर हमने कंपाउंड फॉर्म किया टू डिफरेंस को, लेकिन अगर हम खाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करेंगे तो इसमें तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होते हैं ना, बना ये अलग कंपाउंड है. लेकिन अगर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड के सिमिलर पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं, है ना. So that's why they are the pure substances or pure form of matter. Now let's talk about mixture. Mixtures are of two types.
अगर आप किसी चीज को मिक्स करोगे तो मुझे एक सिंपल आंसर बताओ, या तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा या वो इनकम्प्लीट मिक्सर सा दिखेगा, है ना। तो वही बात है, अगर आप किसी चीज को कंप्लीटली मिक्स करते हो और वो ऑल थ्रू आउट द सॉल्यूशन हमें सिमिलर लगता है, कोई डिफरेंस नहीं मिलता हमें उसमें, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अगर किसी मिक्सचर में हमें डिफरेंट कॉम्पोजिशन दिखता है, लाइक एग्जांपल चॉक पाउडर, क्या होगा, फाइन पार्टिकल्स फ्लोट करेंगे एंड सम पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाएंगे एंड सम पार्टिकल जो बिगर होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, डिफरेंट कॉम्पोजिशन दिख रहे हैं ना हमें, है ना। तो उसी को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल, इसमें इंक सॉल्यूशन, इसमें चॉक पाउडर सॉल्यूशन। ओके, तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब नाउ मैटर भी तो किसी चीज से बना होगा। सो बेटा मैटर पे भी बहुत डिस्कशन हुआ। ये तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी जो बाद में डिस्कवरी हुई उसके अकॉर्डिंग, लेकिन हम थोड़ा पास्ट में जाते हैं, थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं कि मैटर भी तो किसी चीज से बना है ना। तो मैटर भी एक बहुत टाइनी स्मॉल पार्टिकल से बना है, दैट इज एटम। तो बेटा इंडियन फिलोसफर साइड कि जो हमारे आसपास की चीजें हैं वो भी पदार्थ हैं, उनको पदार्थ बोला जाता है। ये किसने बोला, महर्षि कत्यायन ने बोला। और महर्षि कन्नड ने बोला ये पदार्थ भी एटम से मिलकर बने हैं, यानी कि परमाणु से मिलकर बने हैं। उन्होंने परमाणु इसको बोला गया था, परमाणु से मिलकर पदार्थ बने हैं। वैसे ही बेटा ग्रीक साइंटिस्ट भी उसी एरा में पढ़ाई कर रहे थे और उसी एरा में उन्होंने बोला कि मैटर एक टाइनी पार्टिकल से बना है जिसको हम एटम बोलते हैं। ओके बेटा, एटम पे बहुत सारे साइंटिस्ट उस टाइम पे रिसर्च कर रहे थे और काफी सारे साइंटिस्ट ने बहुत डिफरेंट डिस्कवरीज किया है जिसकी वजह से हमारी केमिस्ट्री का बेस बना है। तो हम उस डिस्कवरीज को तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट हम थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। बेटा एटम को डेल्टन्स थ्योरी में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, बाद में डेल्टन्स बिल्कुल रॉन्ग प्रूफ हो गए, विच अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। बट पॉइंट क्या था, डेल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में उन्होंने एटम का बिहेवियर और एटम होता क्या है वो सब बताया था। पहले ही पॉइंट में उन्होंने बताया था कि एवरीथिंग जो भी बना है, एवरीथिंग मेड अप ऑफ एटम, जो कि बहुत स्मॉल पार्टिकल है, वो उन्होंने बताया था। सेकंड उन्होंने बताया कि सेम एटम्स हैव सेम मास। सो बेटा ये पॉइंट भी उनका रॉन्ग प्रूफ हो गया था, बिकॉज एटम टाइनी डिस्कवरी हुआ फर्दर, तो हमने देखा एटम 3 पार्टिकल से मिलकर बनता है, इट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज प्रोटॉन एंड न्यूट्रल स्पीसीज न्यूट्रॉन। एंड ये पॉइंट भी उनका रॉन्ग प्रूफ हो गया था कि सम एटम हैव सेम मास, नो, देयर इज आइसोटॉप्स एग्जिस्ट, आइसोटॉप्स एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल क्या होते हैं भाई आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स होते हैं द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटॉप्स। तो इस बात को उन्होंने रॉन्ग प्रूफ किया था, बिकॉज आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट्स होते हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, बट देयर मासेस आर डिफरेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्रीटियम। तो डिफरेंट पार्टिकल्स हो गई है अब, क्योंकि मास डिफरेंट हो गया लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। अब इन्होंने एक और बात बोली थी, डिफरेंट एटम हैव डिफरेंट मास। यहां भी ये रॉन्ग प्रूफ हो गई क्योंकि आइसोबार्स एग्जिस्ट करते हैं, ये भी डिस्कवर हुआ। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट हैविंग सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास होता है। एग्जांपल कैल्शियम एंड आर्गन। भाई कैल्शियम एंड आर्गन, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इसका होता है 18, लेकिन दोनों का मास कैसा होता है 40-40, यानी कि मास सेम हो गया लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर कैन हैव सेम मास, जो कि यहाँ ये रॉन्ग प्रूफ हो गए। फिर उन्होंने फोर्थ बोला कि एटम्स कंबाइन इन फिक्स्ड मास रेशियो। ये भी एक डिफरेंट लॉ है जो इन्होंने अपनी थ्योरी में उठाकर डाल दिया। ये लॉ हमें दिया था प्राउड्स ने। प्राउड्स कहते हैं कि एवरी एटम या एवरी मॉलिक्यूल, एवरी एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड मास रेशियो। नाउ फिफ्थ बात, एटम neither be created nor destroyed।
ये भी बात दूसरे साइंटिस्ट ने बोली थी, एंटोनी लेवियोसर ने ये बात बोली थी, डेल्टन ने अपनी थ्योरीज में इसको रख दिया. सो दिस इज द ऑल अबाउट द डेल्टन एटॉमिक थ्योरी. बेटा उस टाइम पे आई नो कि इन्होंने सब कुछ जो बताया वो रॉन्ग प्रूफ हो गया बाद में, और ये लास्ट के जो थे वो किसी और साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे, लेकिन उस टाइम पे भी डेल्टन को ही इतना नेम फेम मिला क्योंकि इन्होंने ये सब बातें बोली 1805 में, और ये सब आगे जाके एटम के बारे में डिस्कवर हुआ अराउंड 1905 में. सो दैट्स वाई कि इतना सब कुछ उनका नॉलेज उस टाइम पे हो गया था जो हमें पूरे 100 साल बाद हुआ. ना बेटा एटम्स के बारे में आपने देखा, एटम के डिफरेंट मॉडल्स आए, देन उन मॉडल्स ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवर किया, एंड देयर अरेंजमेंट बताया. बोर्स ने नील्स बोर्स ने पूरे एटम्स की अरेंजमेंट बताई शेल्स के अंदर, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया पूरा कि हाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स अरेंज इन द शेल. सो सब कुछ एटम्स के बारे में बताया, एंड ऑल्सो बताया एटम रिएक्ट कैसे करते हैं. ठीक है, लाइक एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, दैट मीन्स 281. ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा तो ये इसको डोनेट करेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा. तो एटम्स कैन कन्वर्ट इनटू आयंस. इन चार्ज स्पीसीज को बोलते हैं हम आयंस. These ions are responsible for reacting and forming chemical bonding, right? This is all about the chemistry's base, and I have already discussed in detail in my 9th class series. You can watch it. Now बेटा ये हमने थोड़ा बेस के बारे में प्रीवियस क्लासेस के थोड़ा सा रिकैप किया. चलिए अब मेजरमेंट डिस्कस करते हैं. बेटा किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हम एक रेफरेंस सेट कर देते हैं, उसी रेफरेंस की हेल्प से हम मेजर करते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे इस बोर्ड को मेजर करना है, आई एम मेजरिंग विद माय हैंड, तो मेरे हैंड काउंट 1 2 3 4 5 6 हैंड काउंट में मुझे ये बोर्ड की लेंथ मिल गई, लेकिन ये मेरे को मेरे रेफरेंस हैंड से ही पता है ओनली, है ना. तो किसी भी अगर आप कहीं बाहर जाएंगे तो बाहर मैं हैंड्स का यूज तो नहीं करूंगी किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, या फिर मैं रोड को मेजर करने लग जाऊँ हैंड से, है ना, वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इट. तो बेटा किसी भी चीज को मेजर करने के लिए ना हमने एक बेसिक यूनिट स्टैंडर्डाइज किया है, उसी को बोलते हैं फंडामेंटल्स यूनिट. डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज की डिफरेंट डिफरेंट फंडामेंटल्स यूनिट होती हैं. देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स यू कैन सी. ओके, लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर्स में मेजर करते हैं, मास को मेजर करने के लिए हम केजीज में मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करने के लिए हम सेकंड्स में मेजर करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम एम्पियर्स में मेजर करते हैं, एंड टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम केल्विन में मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हम मोल्स में मेजर करते हैं, एंड किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम कैंडेला में मेजर करते हैं. तो दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स, एंड these fundamental units help us to find out a exact measurement and an accurate measurement, right? Every measurement have fixed value. For example, 1 meter will be equals to 100 सेंटीमीटर. अब ये मीटर तो हमारी फंडामेंटल यूनिट हो गई, यहीं पर सेंटीमीटर क्या हुआ, ये एक सब्सिडरी यूनिट हुई, इसकी सब्सिडरी यूनिट हुई. अब हम फंडामेंटल यूनिट में यानी कि फिक्स्ड यूनिट जो हमने की एक फिक्स्ड यूनिट कर दिया है, हमने बेस यूनिट बना दिया है मीटर को, तो मीटर तो फंडामेंटल यूनिट होगी. अदर जो मेजरिंग यूनिट होगी लेंथ की, फॉर एग्जांपल किलोमीटर एंड डेकामीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, ये भी तो लेंथ की ही यूनिट है, बट इन यूनिट्स को हम सब्सिडरी यूनिट बोलते हैं, एंड दिस इज द बेस यूनिट नोन एज फंडामेंटल यूनिट. ओके बेटा, फॉर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ these fundamental units we form derived unit, right? derived unit क्या होती है, या तो वो मल्टीप्लाई करके बनेंगी या फिर वो डिवाइड होकर बनेंगी. क्यों भाई, सब्सट्रैक्ट एंड एडिशन होकर क्यों नहीं बन सकती. अब आप खुद ही बताओ, अगर आप 1 मीटर को प्लस 1 मीटर करोगे तो क्या होगा, 2 मीटर ही तो होगा, मीटर में कोई चेंज आया नहीं ना. तो दीज आर नॉट ड्राइव्ड यूनिट. ड्राइव्ड यूनिट होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एरिया है. अब एरिया है, एरिया क्या होता है, इफ यू आर मेजरिंग अ 2 डायमेंशनल ऑफ अ प्लेन दैट इज नोन एज एरिया. अब एरिया तो हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन उन सब की यूनिट मीटर स्क्वायर ही आती है ना. स्क्वायर का देख लो भाई, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए इंटू ए, जिसमें साइड को ये बोला है, दैट मीन्स मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, राइट. रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, वो भी मीटर मीटर हो रहा है तो वो भी मीटर स्क्वायर होगा, है ना. ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट लेंथ लेंथ है, वो भी मीटर स्क्वायर बना रही है. तो एरिया मीटर स्क्वायर बना, तो ये मीटर स्क्वायर ड्राइव्ड यूनिट हुई. फॉर एग्जांपल डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है भाई, डेंसिटी होती है अमाउंट ऑफ मास क्वांटिटी प्रेजेंट इन वॉल्यूम, उसी को तो बोलते हैं, दैट मींस मास अपॉन वॉल्यूम. अब मास अपॉन वॉल्यूम, मास का क्या होगा, केजी, केजी इसका फंडामेंटल यूनिट है, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम को मीटर क्यूब होता है ना. तो ये मीटर क्यूब वॉल्यूम का, तो इसका डेंसिटी का ड्राइव्ड यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब, तो ये डेंसिटी की यूनिट आ गई. तो दीज आर द ड्राइव्ड यूनिट. ठीक है, साइंटिफिक
नोटेशन। बेटा वाई वी यूजिंग दिस टर्म, इसको लिखा जाता है n इंटू 10 टू द पावर n। ओके, साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन है टर्म्स को सिंप्लीफाई करके एक सिंपल फॉर्म में लिखना। किस टर्म्स को लिखना? बेटा केमिस्ट्री में क्या होता है, कुछ टर्म्स बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं, कुछ टर्म्स बहुत ज्यादा छोटी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 0.000000032 है, तो इतनी बड़ी टर्म को मैं हर बार ऐसे थोड़ी लिखूंगी, है ना। इस फॉर्म को एक सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना या इस फॉर्म को एक सिंपलेस्ट टर्म में लिखना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। लाइक दिस, अगर मैं इस टर्म को इस टर्म में लिखूं तो वो साइंटिफिक नोटेशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे? सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट को हम आगे लिख के पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। सो नॉन जीरो डिजिट में हम आफ्टर डेसिमल लगा देंगे। उसके बाद 2 है, अब इससे आगे टर्म्स गिन लो जिसके बाद हमने डेसिमल लगाया है। कितने डेसिमल लगाए हैं? ये 3 के बाद लगाया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डेसिमल्स लगाए हैं, तो 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई, है ना। तो यही होता है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। और -5 बेटा, -8 बेटा, क्योंकि ये डिवाइड हो रही है। ये टर्म्स क्या है, इसका मतलब यही तो है, इतना डिवाइडेड बाय दिस 0.0000000। इसका मतलब यही तो है, इतनी जीरो से 32 डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि -8 आएगा, राइट। अब दूसरे टर्म्स देखो, अगर कोई टर्म बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, जैसे कि हमारा एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो नंबर क्या है? 6.0225577 समथिंग ऐसे कुछ है, बहुत लेंदी सा नंबर है ना। अब इतना बड़ा, इतना लेंदी नंबर को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 9 मान लो, कहीं पर 9 होगा, तो इतने बड़े नंबर को हम ऐसे छोड़ दें? हम इतने नंबर को कॉपीज में लिखते हुए कैसे लगेगा? अजीब लगेगा ना। तो इस नंबर को एक सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंपल टर्म में लिखने के लिए हम यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब इनको हम काउंट कर लेते हैं, जितने भी पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उनको काउंट कर लेंगे। तो एवोगेड्रो नंबर में क्या होता है? 0.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिजिट्स के पहले पॉइंट आता है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर। अब किसी भी नंबर में, फॉर एग्जांपल, इसको क्यों पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को? बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम पढ़ते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज वैल्यूज को जानने के लिए। व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज वैल्यू? फॉर एग्जांपल यहाँ 10 सेट द ट्रू वैल्यू इज 10। अब बेटा मैं एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करती हूँ जिसमें मेरे मल्टीपल रिजल्ट आए हैं, जिसमें मैंने कुछ रिजल्ट अराउंड 10 के इक्वल है या 10 के आसपास है, ठीक है, या 9.5 है, तो 10 के आसपास ही है, या 9.6 है, 9.9 है, 8.5 है, तो ये सब 10 के आसपास आ रहे हैं, इस 10 के सर्कल के आसपास आ रहे हैं, ट्रू वैल्यूज के आसपास आ रहे हैं। जब भी मेरा कोई रिजल्ट ट्रू वैल्यू के क्लोज आता है उसको बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट रिजल्ट, एक्यूरेसी। अब अगर मेरा कोई भी रिजल्ट 7.6, 6.5, 6.9, 7.2, 7.3, मतलब क्लस्टर में मेरे कुछ रिजल्ट आसपास आ रहे हैं लेकिन ट्रू वैल्यू से बहुत दूर आ रहे हैं। कुछ रिजल्ट मेरे ट्रू वैल्यू से दूर आ रहे हैं बट आसपास आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रिसाइज वैल्यू और प्रिसीशन, ठीक है। तो जब भी कोई भी हमारी वैल्यू है, रिजल्ट ट्रू वैल्यू से अलग लेकिन मल्टीपल टाइम सेम ही अराउंड आ रही है, तो उसको बोलते हैं प्रिसीशन। अगर हमारी कोई वैल्यू सेम अराउंड आ रही है एंड वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के भी काइंड ऑफ इक्वल ही आ रही है, तो उसको बोलते हैं हम एक्यूरेसी, प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर, और मेन टॉपिक है। तो बेटा मेन टॉपिक इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इसलिए है, किसी भी नंबर की जो मीनिंगफुल वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट फिगर है, वो सिग्निफिकेंट फिगर ही उसकी प्रिसीशन और एक्यूरेसी बताती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 6 और मेरे पास एक नंबर है 6.25। सो मोर एक्यूरेट कौन हुआ? ये प्रिसाइज हुआ, मोर एक्यूरेट हुआ 6.25, तो इट इज एक्यूरेट, इट इज प्रिसाइज। किसी भी वैल्यू की मीनिंगफुल वैल्यू बताती है वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कैसे? बाय रूल्स वी विल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस वैल्यू। सो बेटा रूल से हम इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो बेटा फर्स्ट रूल इज all non-zero digits are significant, वो सिग्निफिकेंट होंगी। इसको SF से शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं। लाइक एग्जांपल 352, 3.25, 55.26, 7551। बेटा ये सभी कैसी है? नॉन जीरो वैल्यूज है, एंड इसीलिए इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? 3, इसमें 3,
इसमें 4 और इसमें भी 4, राइट? तो all non-zero digits are significant. Second, all zeros between non-zeros are significant. वो भी significant होंगी, कैसे? 3.005, 3.10005 और 1.501055. सो ये जीरोस नॉन जीरोस में ट्रैप हो गई हैं, है ना? अगर ट्रैप हो गई तो सिग्निफिकेंट बन गई है। तो यहाँ कितनी है? यहाँ 4 हैं, यहाँ पर 6 हैं, यहाँ कितनी है? यहाँ 7 है। तो दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ थर्ड देखो, ऑल zeros before non-zero are not significant figure. ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। बेटा जितनी भी जीरोस अगर हमारे किसी भी नॉन जीरो नंबर से आगे लगी होंगी, इफ द प्रीसीडिंग जीरोस हैव अ डेसिमल पॉइंट बिटवीन देम, इट विल आल्सो इट विल आल्सो नोन एज नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0.0032, 0.56, 0.0014. So here we have two significant figure, क्योंकि नॉन जीरो के आगे जीरो है, उनकी वैल्यूज नहीं है। एंड यहाँ पे टू सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर भी टू सिग्निफिकेंट फिगर, राइट? और zeros after decimal and non-zero digit are significant. कैसे भाई? देखो, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 5.00 तो इसकी वैल्यू है, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मैं लिखूं 0.00500 तो इन जीरोस की भी वैल्यू होगी, क्योंकि ये नॉन जीरो और डेसिमल के बाद आ रही है। दैट मींस कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई। अगर हमारी कोई भी डिजिट साइंटिफिक नोटेशन में लिखी है, सो 10 टू द पावर की जो वैल्यू होगी वो नॉन सिग्निफिकेंट होगी, और उसके पहले पार्ट में वो सिग्निफिकेंट होगी, और वो भी हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही बताएंगे। फिफ्थ, इफ digit in form of this, then 10 to the power n is non-significant and n part will depend. वह सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन वो भी रूल के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कितना सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 है या -19 है, सो हेयर इट इज नॉन सिग्निफिकेंट एंड हेयर वी हैव सिग्निफिकेंट फिगर। कितनी है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। आपको आई थिंक नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लियर हो गया होगा। नाउ उस पे बेस्ड आप डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें हम प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस बेटा होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यूनिट को ही कन्वर्ट करना। बेस यूनिट है, अब बेस यूनिट को भी दूसरे यूनिट में लिख सकते हैं ना, तो उनको कन्वर्ट करना, उनको कन्वर्ट करना हम सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। बाय बाय।